व्हाट्सएप ग्रुप सर्च कर रहे थे, उसमें न्यूज़ पॉइंट, शायद आप ही उस चैनल को चला रहे हैं, न्यूज़ पॉइंट झारखंड, आप उस चैनल को चला रहे हैं। तो उस बच्ची के हालात का उल्लेख करते हुए उस वीडियो को आपने बनाया था और कहा था कि अगर इस बच्ची को एक अदद ट्राईसाइकिल मिल जाता तो शायद इसको स्कूल जाने से लेकर के अन्य कामों में भी सहायता मिलता। तो हमको लगा कि हम लोग अगर सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं अपने आप, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस तरीके के निःशक्त और असहाय लोगों के जो मदद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। न्यूज़ पॉइंट झारखंड के खबर का असर हुआ कि आज जम्बुआ के सादिया परवीन जो 8 वर्षीय विकलांग बच्ची है, उसे आज इचाक जन जागृति केंद्र के अध्यक्ष सह वरिष्ठ पत्रकार उमेश प्रताप के द्वारा ट्राईसाइकिल दिया गया है। बरकट्ठा जम्बुआ के सादिया परवीन को ट्राईसाइकिल मिला। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के सिलाडी पंचायत अंतर्गत जम्बुआ ग्राम के 8 वर्षीय सादिया परवीन पिता मुमताज अंसारी जो क्लास 3 में पढ़ाई करती है, यह पूर्ण रूप से विकलांग है, चलने फिरने से असमर्थ है। इनका न्यूज़ कुछ दिन पूर्व स्थानीय पत्रकार श्याम किशोर पांडे के द्वारा न्यूज़ पॉइंट झारखंड चैनल के माध्यम से दिखलाया गया था, जिसका खबर का असर हुआ कि इचाक के वरिष्ठ पत्रकार उमेश प्रताप भारतीय जन जागृति केंद्र के अध्यक्ष के द्वारा आज इन्हें ट्राईसाइकिल दिया गया। सादिया परवीन ट्राईसाइकिल मिलने से काफ़ी खुश दिखाई दी और उनकी मां अपनी खुशी का इजहार करते हुए कही कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बच्ची को ट्राईसाइकिल मिलेगा। हम बहुत खुश हैं, अब हमारी बच्ची स्कूल जा सकती है। वहीं सिलाडी के मुखिया उम्मीदवार हसमत अली ने कहा कि उमेश प्रताप सर और श्याम किशोर पांडे पत्रकार का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पूर्व न्यूज़ पॉइंट झारखंड यह न्यूज़ को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें जम्बुआ की 8 वर्षीय सादिया परवीन पूर्ण विकलांग है, सरकार से यह व्हीलचेयर की मांग की थी। यह बरकट्ठा के सिलाडी पंचायत अंतर्गत जम्बुआ ग्राम, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में गजब की जोश और जुनून है। एक दूसरे को लोग मदद करने की भावना रखते हैं। यहाँ के अधिकांशतः लोग कृषि कार्य और बाहर में रहकर अपना रोजगार चलाते हैं। इस ग्राम में एक नन्ही बच्ची सादिया परवीन, माता मदीना खातून और पिता मुमताज अंसारी हैं। यह बच्ची जो कि दोनों पैर से पूर्ण रूप से विकलांग है, इनका दोनों पैरों में पोलियो मारा हुआ है। यह परिवार काफ़ी गरीब होने के बावजूद इन्होंने अपने बच्चे का इलाज हजारीबाग डॉक्टर भानुशंकर के यहाँ 6 माह तक लगातार करवाया था, किंतु इनके पैरों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। यह बच्ची की भोलेपन और मासूमियत से कहती है कि मैं पढ़ाई जारी अब रखूंगी, क्योंकि अब मुझे ट्राईसाइकिल मिल गया है। इसके पूर्व इन्होंने कहा था कि यदि मुझे ट्राईसाइकिल मिल जाए। ये आपका बच्ची जो सादिया परवीन 8 वर्षीय विकलांग थी, इसका कुछ दिन पूर्व वीडियो दिखाया गया था और उसका आज असर है कि इचाक के वरिष्ठ पत्रकार उमेश प्रताप सर आज आपका बच्ची को ट्राईसाइकिल दे रहे हैं। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे, कैसा आपको महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे उमेश प्रताप सर को, किस प्रकार से आप बधाई दीजिएगा? थैंक यू।
आपको खुशी बुझा रहा है आपका बच्चे को साइकिल मिल करके? हाँ। अब आपकी बच्ची स्कूल जा पाएगी? हाँ। साजिया इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो शर्मा रही है। स्कूल जाएगी कि नहीं? स्कूल जाएगी साजिया तुम? अब स्कूल जाएगी ना? देखो सर क्या बोल रहे हैं। ना साइकिल से जाओगी ना? ये साजिया आप लोग के गांव की है। ये निःशक्त है, चल नहीं पा रही थी, तो श्याम किशोर जी इसका वीडियो बनाए थे और बोले थे कि अगर इस बच्ची को एक आदत ट्राईसाइकिल मिल जाता तो ये स्कूल जा पाती, हाथ के बलबूते पर चल रही है। हम उस वीडियो को देखे तो हमको ऐसे लगा कि अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। तो हम एक पेशे से पत्रकार हैं, एक संस्था हमारी है भारतीय जनजाति केंद्र, हम उसके अध्यक्ष हैं। तो उसके माध्यम से हमने निर्णय लिया कि इसको ट्राईसाइकिल देंगे। तो हम आज उसी वीडियो को देखने के बाद आप लोग के बीच में आए हैं ट्राईसाइकिल देने के लिए। हमारी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम आप लोग के बीच में आए हैं। और हम सिर्फ आप लोग से ये कहेंगे कि जब भी कोई, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई बड़ी समस्या है समाज में और आप देख करके भी अगर उसे नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा फ़ोन नंबर आप लोग ले और मुझे याद कर सकते हैं, क्योंकि बरकट्ठा विधानसभा का ही मैं क्षेत्र इचाक पड़ता है। और उसी नाते हम जो है सो, अगर आप कहीं भी रहते लेकिन अगर ये पीड़ा हमको देखते तो हम निश्चित रूप से हम अपने दायित्व का निर्वाह करते। और आज जो है सो इस बच्ची की पीड़ा को देख करके हम यहाँ तक आए हैं और हम ये कामना करते हैं कि इस ट्राईसाइकिल से स्कूल जाए, पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़े। आप बस सिर्फ हम इसीलिए आप लोग के बीच में आए हैं। आज जम्बुआ में सादिया परवीन जो पूर्ण रूप से विकलांग है, इनको ट्राईसाइकिल वरिष्ठ पत्रकार उमेश प्रताप सर के द्वारा दिया जा रहा है। इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? इसके संबंध में ये कहूँगा कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उमेश प्रताप जी का। मैं सबसे पहले तो लोगों को इनके बारे में बता देना चाहूँ डिटेल में। ये सन्मार्ग पत्रिका का चीफ एडिटर है और ये पूरे ज़िले में घूम घूम के लोगों को मदद करने का काम करते हैं। और अभी वर्तमान में ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसमें इचाक ब्लॉक से पश्चिमी क्षेत्र से ये जिला परिषद के उम्मीदवार भी हैं और ये जीतेंगे भी, ऐसा मुझे लगता है। इनका मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूं। और पत्रकार हमारे जो झारखंड न्यूज़ पांडे हैं, मंटू पांडे जी, इनका मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरे बातों पर लब्बैक कहा और जमुआ में आकर के इस विकलांग बच्ची का फोटोग्राफी करके डी तक पहुँचाने का काम किया। और हमारे उमेश प्रताप जी जो हैं, तो इनकी मामला को लिख के इनको एक जो ट्राईसाइकिल देने का काम किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि गाँव ग्राम में, इस जमुआ गाँव में जो भी छोटी छोटी समस्याएँ हैं, अगर यहाँ के पब्लिक हमको अवगत कराती है कि इस तरह की समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं गांव में होती है, तो उस समस्या को निदान करने के लिए अपने लोगों से मिल करके, सरकार से मिल करके पूरा करने का काम। हमारे चैनल के द्वारा बरकट्ठा प्रखंड के जम्बुआ ग्राम में एक 8 वर्षीय बच्ची जो पूर्ण रूप से विकलांग है, उसका प्रमुखता से न्यूज़ बना करके दिखाया गया था, जिसका आज असर हुआ है। आज उन्हें जन जागृति केंद्र इचाक के अध्यक्ष उमेश प्रताप सर के द्वारा उन्हें ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। हमारे साथ उमेश प्रताप सर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने लगभग 34-35 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिए हैं। हिंदुस्तान और प्रभात खबर में भी कई वर्षों से यह कार्य कर चुके हैं। इनसे बातें करते हैं। सर, किस प्रकार से आपने यह विचार किया कि इस बच्ची को साइकिल दिया जाए? एक दिन हम व्हाट्सएप ग्रुप सर्च कर रहे थे, उसमें न्यूज़ पॉइंट, शायद आप ही उस चैनल को चला रहे हैं, न्यूज़ पॉइंट झारखंड, आप उस चैनल को चला रहे हैं। तो उस बच्ची के हालात का उल्लेख करते हुए उस वीडियो को आपने बनाया था और कहा था कि अगर इस बच्ची को एक अदद ट्राईसाइकिल मिल जाता तो शायद इसको स्कूल जाने से लेकर के अन्य कामों में भी सहायता मिलता। तो हमको लगा कि हम लोग अगर सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं अपने आप को, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस तरीके के निःशक्त और असहाय लोगों के जो मदद बन पाए वो करें। तो वो वीडियो देखने के बाद हम आपसे संपर्क किए और उसके बाद उस बच्ची के पिता से भी हम संपर्क किए
और उसकी माँ हमको फ़ोन की। विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं वास्तव में कोई ट्राइसाइकिल देगा। तो उनके पिता बोले कि सर ऐसा जो सुन रहे हैं क्या वास्तव में हमारी बच्ची को मिलेगा ट्राइसाइकिल? तो हम बोले निश्चित रूप से मिलेगा और हम ले करके आपके घर तक आएंगे। उसकी माँ को भी हम बोले। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते हमने अपने दायित्वों का निर्वाह किया है। या किसी पर कोई उपकार नहीं है, अगर हम मानव कहलाते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि निःशक्त, असहाय या कमज़ोर वर्ग के लोगों के बीच हम लोग अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। सर, हमने आपका वीडियो देखा था जिसमें शमीम अहमद जी आपसे इंटरव्यू ले रहे थे। उसमें आपने कई अपने उपलब्धियों को गिनाया था, कुछ पूर्णपर्णीय जो समस्या था। आप सर इसके संबंध में क्या कहेंगे? आप किस प्रकार से लोगों का सहायता करते हैं? आप भावी जिला परिषद उम्मीदवार भी हैं सर, आपका यह क्षेत्र भी नहीं पड़ता है, फिर भी आप निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा लगातार करते आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसके संबंध में सर? देखिए, जिला परिषद का चुनाव हो या अन्य कोई चुनाव हो, हम अभी जो आपके बीच में आए हैं इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो, उसका अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को कहता है तो उसका दायित्व तो बनता है कि वो अपने बीच की समस्याओं के प्रति गंभीर हो, संवेदनशील हो। और अगर वह इन समस्याओं से नज़र फिरता है, उसके प्रति उदासीनता बरतता है और फिर भी वह जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता कहता है, तो समाज को धोखा देता है, चाहे वह कोई भी हो। और रही सवाल कि हम अपने जीवन में तो 34 वर्ष के जीवन में इतना काम किया हूँ कि मैं आपको गिना नहीं सकता। मैं असहायों के लिए, सड़कों पर सोने वाले लोगों के लिए, रैन बसेरा बनाने के लिए मैं रात में रिक्शा भी चलाया। एक समय था कि जब शहर में सफाई कर्मियों ने स्ट्राइक कर दिया, गंदगी भर गई, तो हम लोगों ने अपने साथियों को लेकर शहर में सड़कों की सफाई करने के लिए भी उतरा। मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैं उन सभी दुर्गम स्थानों पर घर से एक महीना निकल गया, 1 महीना तक घर नहीं लौटा और गांव की समस्याओं को देखते रहा, समस्याओं को मुद्दा बना करके प्रशासन के सामने रखते रहा, सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहा। पूरनपनिया तो एक उदाहरण है, क्योंकि वो पहाड़ की तलहटियों में बसा गांव है और उस गांव में लोग ना जाने कितनी महिलाएं अस्पताल आने के क्रम में दम तोड़ चुकी है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के गांव है, इस तरह के गांवों में लोगों के हालात है और आज़ादी के 74-75 बाद कोई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक उस गांव में नहीं गया, तो मुझे लगा कि हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को इसके प्रति पहल करनी चाहिए। पहाड़ के बीच में हम लोगों ने श्रमदान के बदौलत रास्ता बनवाया, आज लोग आ जा रहे हैं। उस गांव में राहत सामग्री पहुंचाया, उस गांव की बच्चियों को रोज़गार से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट की हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हजारीबाग ज़िले के कई क्षेत्रों में, चाहे आप विष्णुगढ़ चले जाए, पदमा चले जाए, बरही चले जाए, बहुत सारा काम हुआ है जिसको दिखाया जा सकता है, देख सकते हैं आप। तो हम अपनी गंभीरता इन सभी चीज़ों के प्रति है। और चुनाव तो हमारी कोई इसके प्रति बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं थी और ना ही इच्छा थी, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बोले कि आपका जैसा व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग आपको जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। पिछले बार 2 बार विधानसभा के चुनाव के दौरान भी मेरे पास अच्छे बड़ी पार्टी के नेताओं ने संपर्क साधा, मुझसे कहा कि आप राजनीति में आए, लेकिन मुझे राजनीति और राजनेताओं के चरित्र को देखकर ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे लिए सूट नहीं करता है। लेकिन अब हमको लग रहा है कि अगर हम समस्याओं से मुंह फेरते रहें, जनता की अगर जो भावनाएं हैं उसको अगर हम विपरीत चाहें तो कुठाराघात होगा। इसलिए हम चुनाव लड़ने का निर्णय लिए। आप इसके लिए आपके चैनल न्यूज़ पॉइंट झारखंड जो है, यह भी बधाई का पात्र है कि कम से कम आपने एक निःशक्त की पीड़ा को समाज के सामने रखा और उसी समाज से के बीच का एक व्यक्ति उमेश प्रताप ने अपनी संजीदगी दिखाई और आज आप तक आया है। आपने निस्वार्थ भाव से इस नन्ही बच्ची को आपने यह ट्राईसाइकिल देने का कार्य किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर आप ये पत्रकारिता जगत के विषय में थोड़ा डिटेल बताएं सर, आप कब से इसमें आए और कैसे आपका इसमें रुचि आया सर, इसमें इसके विषय में कुछ हम लोग को भी गुरु दर्शन दीजिए। देखिए, बहुत पहले की बात है। एक मुझे याद है कि सितंबर 1988 में मैं उसमें कॉलेज में था। पत्रकारिता जगत से कोई रुचि हमारी नहीं थी। मुझे हमारी बचपन से रुचि संगीत में रही। मैं संगीत में गाना गाने का बहुत शौकीन था और मेरी इच्छा थी कि एक बार हम अच्छा गायक बने। कॉलेज जा रहा था, उसी बीच में नागवा सिवाने बस पुल के नीचे गिर गई थी और उस बस में बहुत कैजुअलिटी भी हुई थी। लेकिन एक बच्ची, छोटी सी मासूम बच्ची, वो बस के खिड़की से वो देख रही थी पूरे दृश्य को और मुझे ऐसा लगा कि ये तो खबर है। इतने लोग इस बस में दबे हुए हैं और एक बच्ची, मासूम बच्ची खिड़की से देख रही है। उस दृश्य को हम जो है सो तुरंत में हम एक कैमरामैन को बुलाए। कैमरामैन आया, फ़ोटो लिया और उस पर हम खबर बना दिए। हम कोई अखबार के पत्रकार नहीं थे किसी भी चीज़ पर, और खबर बनाकर हम जो है सो प्रभात खबर को भेज दिए। और प्रभात खबर में वो खबर फ्रंट पेज पर छपी थी। तो मुझे धीरे धीरे जो है सो अखबार के संपादक, उस समय संपादक ने मुझसे संपर्क साधा। मुझसे कहा गया कि आप अच्छा लिखते हैं, आप लिखिए। तो इस तरीके से दुर्घटनावश हम पत्रकार बन गए और फिर पत्रकारिता में इस कदर हम धीरे धीरे बढ़ते चले गए कि बाकी जो मेरा जो बचपन का शौक़ था वो पीछे छूट गया। और आज जो है मैं प्रभात खबर में रांची मुख्यालय में भी रहा। हिंदुस्तान अखबार में पिछले 11 साल तक काम किया। अभी तो लगभग 12-13 साल हो गया मैं सन्मार्ग अखबार में काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पत्रकारिता में एक चीज़ यह अनुभव हुआ कि यह बहुत जवाबदेही भरा कार्य है और चुनौती भरा कार्य है। और पत्रकारिता जिस तरफ जा रहा है वो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, अगर वह गंभीरता से अपने दायित्वों का आकलन नहीं किया, सामाजिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील गंभीर नहीं रहा, व्यवस्था के पीछे अगर वह घूमता रह गया, चटुकारिता दलाली करता रह गया, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पत्रकारिता के पर इतना गंभीर सवाल खड़ा हो जाएगा और पत्रकारिता का स्तर गिरते जा रहा है। और जो जिम्मेदार लोग हैं, खास करके पत्रकारिता 2 भागों में बट गया है। एक प्रबंधन के हाथों, जो प्रबंधन जिस तरीके से अपने संवाददाताओं को नचाता है और जो दायित्व देता है और वह फिर उसी के निर्देश पर नाचता है। और एक पत्रकारिता वह है जो अपने निष्पक्षता को आज भी कायम रखे हुए है। खतरा भरा है, जोखिम भरा है, लेकिन अगर पत्रकारिता में जीते हैं और अपने दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं, अगर आपकी साख, आपकी विश्वास अगर बनी है, कायम है, तो आप समझिए कि अपने जीवन में कुछ काम किए हैं और पत्रकारिता के मौलिक जो बुनियादी जो शर्तें हैं उसको आप पालन कर रहे हैं। इसलिए जब भी व्यक्ति किसी भी पेशे में रहे तो कोई 24 कैरेट तो सोना हो नहीं सकता है, लेकिन अगर वो 22 कैरेट भी होता है, 20 कैरेट भी होता है, 18 कैरेट भी होता है, तो वह समाज के सामने दावा ठोक सकता है, सीना ठोक के कह सकता है कि हमने पत्रकारिता को ईमानदारी पूर्वक किया है। और पत्रकार भी मौलिक रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य ही है। पत्रकार कोई आसमान से कोई अलग ये नहीं है कि कहीं दूसरे ब्रह्मांड से उपजा हुआ। इसी हमारे बीच में, अब हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति राजनेता बनता है, हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति अधिकारी बनता है, कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनता है, कोई पत्रकार बनता है। लेकिन सोशल इंजीनियर कौन बनता है? समाज में सोशल इंजीनियर कौन बन रहा है आज के तारीख में? अगर सोशल इंजीनियर नहीं बन रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता अगर नहीं बन रहा है, आप किसी पद पर चले जाए और आपके सामने एक व्यक्ति पानी के बिना तड़प रहा हो
और आप कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बड़े अधिकारी हूँ या बड़े बड़े नेता हूँ या पत्रकार हैं या, तो मुझे लगता है कि हम आदमी कहलाने के लायक नहीं। अगर हम आदमी कहते हैं तो मेरा ये दायित्व है कि समाज के दबे कुचले लोग जो हैं, कमज़ोर जो लोग हैं, हम उनके लिए कुछ करें। हर व्यक्ति का ये दायित्व होना चाहिए। जो समाज के निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, उसके लिए महात्मा गांधी ने भी कहा था कि लोकतंत्र तब कायम होगी जब समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको व्यवस्था के प्रति विश्वास होगा। तो व्यवस्था के प्रति विश्वास कब होगा? जब व्यवस्था। तो मूल रूप से हम तो यही कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता के पेशे में जो भी लोग हैं वो ये समझ ले कि वो व्यवस्था के जो हमारे बीच में सरकारी व्यवस्था है उससे ऊपर की चीज़ है, उससे परे की चीज़ है। नियंत्रण रखने का एक तंत्र है। अगर सिस्टम अनबैलेंस होता है तो उसको बैलेंस करने का है। जिस दिन वो पार्ट बन जाएगा, जिस दिन सिस्टम का पार्ट बन जाएगा इसी सिस्टम में, वो भी तो पारा गवर्नमेंट हो जाएगा। और जब पारा गवर्नमेंट हो जाएगा तो गवर्नमेंट पर के अव्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठा सकता है। कुल मिलाकर ये है कि हम लोग अगर अपने दायित्वों का, जो जहाँ है जिस क्षेत्र में है, अपने दायित्वों का अगर 50% भी निर्वाह करता है तो समाज की स्थितियाँ, समाज के हालात बदलेंगे। और इस दिशा में सबको कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए। मैं अभी आया इसी दिशा में एक पहल की एक कड़ी है। और इस तरह से मैं तो अपने दायित्व का निर्वाह करते रहता हूँ। आपको भी इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरह की पीड़ा को उठाया। जो संवेदनशील व्यक्ति है, चाहे किसी पेशे में जो संवेदनशील व्यक्ति है, वही इस पीड़ा को उठा सकता है। कितने लोग उस बच्ची को देखे होंगे, ना जाने कितने रिपोर्टर को भी वो दृश्य दिखा होगा, लेकिन आखिर खबर किसी ने क्यों नहीं बनाया? आपने खबर बनाया तो ये बड़ी बात है। लोग तक बातें पहुंची, हमारे पास भी पहुंची और हमने अपने दायित्वों का निर्वाह किया। सर, जन जागृति केंद्र इचाक के आप अध्यक्ष भी हैं। इस जो ये संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है सर? देखिए, 1987 में हम लोगों ने इस संस्था का निर्माण किया था। हम लोग 5 साथी मिलकर के इस संस्था का निर्माण किए थे। और उस समय उसमें 3 साथी सरकारी नौकरी करते थे, 2 लोग जो हैं वो मूलतः सामाजिक कार्य में लगे थे। तो हम लोगों का एक संस्था का जो मूल उद्देश्य है कि गैर राजनीतिक रास्ते से समाज के दबे कुचले मुफलिसी में जीवन जीने वाले जो लोग हैं उनका कल्याण करना, समतामूलक समाज बनाना, अशिक्षा के अंधकार से समाज को निकालना, बेरोजगार मेहनतकश लोगों के बीच में रोजगार उपलब्ध कराना, महिलाओं को प्रशिक्षित देकर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना, जो बच्चियां हैं जो पढ़ लिख गई हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देकर उनको जो है संस्था काम कर रही है। और कई उदाहरण हैं, कई बड़े बड़े काम हुए हैं जिसको आज भी गांव में आप देख सकते हैं जाकर के। अभी संस्था का मूल रूप से तो हम लोग इचाक में ही सेंट्रलाइज हैं, लेकिन पदमा में, विष्णुगढ़ में, हम ना बरही में, इन सभी जगहों पर काम हुआ है। अभी हम लोगों का 100 बच्चों का बाल श्रमिक बच्चों का जो खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग थे, जैसे ईटा में, क्रेशर में काम करने वाले जो लोग थे, उनके मजदूर बच्चे जो काम कर रहे थे वहाँ से खदान से निकाल कर उनके लिए हम लोग स्कूल चला रहे हैं। 50-50 बच्चों का 2 स्कूल चल रहा है। उनको पढ़ा लिखा करके हम लोग मेन स्ट्रीमिंग करा रहे हैं। ये स्कूल हजारीबाग में है? नहीं, इचाक में है। इचाक में बर्मा एक गांव है और नावाडी गांव है। ये 2 गांवों में 50-50 बच्चों का स्कूल चल रहा है। इन बच्चों को पढ़ा लिखा करके फिर हम लोग सरकारी विद्यालयों में नामांकन करवा रहे हैं और फिर ये बच्चे आगे की पढ़ाई करते हैं, उनको हम स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी हम लोग बीच में मोहल्ला क्लिनिक चलाए थे जहाँ 2 डॉक्टर और नर्स को भेज करके लोगों का स्वास्थ्य जाँच करवाए थे और अभी भी काम वो चल रहा है। तो इस तरीके से हेल्थ में, एजुकेशन में, है ना, जंगल बचाने के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाया। करीब 12-13 गाँवों में हम लोगों ने कमेटी बनाया। किसानों को संगठित करने के लिए फार्मर क्लब बनाया, महिलाओं को संगठित करने के लिए SHG बनाया। इस तरह के काम हो रहे हैं, हम ना लगातार संस्था के द्वारा काम किया जा रहा है। और समाज में इतनी समस्याएं है उसको तुरंत तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर छोटे स्तर पर भी हम लोग कोई प्रयोग करते हैं तो उससे समाज लाभान्वित होता है। ठीक है श्याम किशोर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से अपनी जिम्मेवारी, अपने दायित्वों के प्रति आपकी संजीदगी दिखी। ऐसे लोग, आपके जैसे लोगों की समाज में ज़रूरत है।